स्टार्ट करें हर्ष, है ना। अपन जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम पता है आपको? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है अपन को? बिल्कुल बेसिक से। मतलब अपन कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले कि भाई डे वन पे आए अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका फाउंडेशन, उसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर बात है। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, और उसी बेसिक से पढ़ेंगे जैसे अपन ने पहली बार 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अकाउंट्स। जैसे पहली बार हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में 11th क्लास में, 12th क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ा था तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था। लाइक अकाउंट्स का 11th क्लास में मैंने एक बेसिक क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, वो सारी बातें अपन देखी थी। फिर एक दिन ऐसा है कि अपन जर्नल पे पहुंचे, फिर अपन लेजर पे गए, फिर ट्रायल बैलेंस देखा, फिर अपन ने चैप्टर पढ़े, फिर जाके अपन किस पे आए? फाइनल अकाउंट्स पे। ऐसा डे वन पे थोड़ा हुआ था कि अपन ने डे वन पे ही सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है ना। क्लियर बात। तो हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं बेटा जिसका नाम है सीए, कॉस्ट एंड, बोलो कॉस्ट एंड, नहीं वो तो सब्जेक्ट का नाम है। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। के लिए बताए अकाउंटेंट में ये चार्टेड का कौन सा वर्ड लगा हुआ है बताओ? अकाउंटेंट। के लिए बताए तो अकाउंटेंट को कुछ आता हो या नहीं आता हो, उसे क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग। क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग। और क्यों ना आनी चाहिए भैया, हमारे तो नाम में अकाउंटेंट है ना। इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट भी क्या होता है? अकाउंट्स। क्यों फेवरेट होता है? 11th से पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, फिर फाइनल भी पढ़ रहे हैं। अपन ने हर बार पढ़ी है तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब बताओ, अकाउंट्स फेवरेट है तो बाकी सब्जेक्ट का अछूत हो जाते हैं, उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, उतना ही रिलेवेंस है। क्लियर बात समझ में? पर बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट उनको अकाउंट्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अकाउंट्स। क्लियर बात है। तो अकाउंट्स भी हम लोगों ने कैसे पढ़ा था भैया? 11th 12th में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है ना। तो उसी तरीके से आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर बात है। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर रखेंगे हर्ष कि अपन लोग कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। जैसे तुम लोगों को मुझे बताओ कि आपको एलिफेंट की स्पेलिंग आती है? सुनाओ। क्या बात है, कैसे आई? तुम्हें अल्फाबेट्स आते थे? अगर अल्फाबेट्स नहीं आते तो एलिफेंट बना सकते थे? नहीं बना सकते। भाई किसी बच्चों को अल्फाबेट्स ही नहीं आता, मैं डे वन पे बोलूं कि भाई एलिफेंट की स्पेलिंग होती है, इसको याद कर लो, तो उसने क्या किया? उसको रट लिया, रट्टाफिकेशन हो गया। क्या हो गया वो? रट्टाफिकेशन। मेरा मानना है कि रट्टाफिकेशन से बढ़िया पर एक चैप्टर पढ़ेगा, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन। क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन। क्लियर बात है। तो सेम उसी तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना तो दूर की बात है, मैं भी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इसकी पहले आपको एबीसीडी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एबीसीडी। क्लियर बात है। क्योंकि आप मानो अगर जितना अपना बेस स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी। फाउंडेशन ही वीक रह गया तो बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती ना, और हो भी गई तो एक दिन गिर जाएगी। क्लियर बात समझ में? तो अपन सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इसके बेसिक्स पे। किस पे? बेसिक पे। इन शॉर्ट मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पहले एबीसीडी सिखाऊंगा, और जिस दिन आपको अल्फाबेट्स आ जाएगी, एबीसीडी आ जाएगी, फिर अपन एलिफेंट बनाएंगे, फिर तो खेलेंगे अपन लोग। क्लियर बात है। तो चलो हेडिंग डालते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हर्ष दो बातें होगी अपनी, जब मैं लिखवाऊंगा तो हमको लिखना है, और जब समझाऊंगा तो समझेंगे। क्लियर बात है। अभी अपन कुछ बातें लिखेंगे। क्लियर बात है। फिर बाद में अपन को समझेंगे। तो पॉइंट वाइज पहला पॉइंट डाल के, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें सब पॉइंट वन डाल के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सब पॉइंट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने दो पॉइंट लिखे, सब पॉइंट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सब पॉइंट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर टू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। डील्स विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। कुछ गंदे गंदे शब्द आएंगे,
ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है अपन को। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, पॉइंट नंबर 3। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग deals with internal reporting, deals with internal reporting. Point number 4, management accounting includes इसमें सब पॉइंट 1 डाल के कॉस्ट अकाउंटिंग, सब पॉइंट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, कुछ बचपन की यादें ताजा करवाऊंगा मैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें सब पॉइंट 1 डाल के सब पॉइंट 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब पॉइंट 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब पॉइंट 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हालांकि ये आजकल के टाइम में आउटडेटेड हो चुके हैं, और फिर भी पढ़ लेंगे तो ब्रैकेट में लिख दो इसके आउटडेटेड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में आउटडेटेड। पॉइंट नंबर 6 अनदर क्लासिफिकेशन, ऑफ expenditures, इसमें सब पॉइंट 1 डाल के एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, सब पॉइंट 2 अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर्स, एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 7 there is difference between expenditures and expenses, there is difference between expenditure and expenses, है ना। इसमें 2 लाइन छोड़ देना और पॉइंट नंबर 8 लिखो। जनरल है ना, जनरल मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का बिल्कुल सामान्य बात करेंगे तो लिखना अगली लाइन में कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस नोशनल आइटम्स, एक्सपेंसेस प्लस
नोशनल आइटम्स। पॉइंट नंबर 9, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर सीमा, है ना, किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक। एज पर सीमा, CIMA। क्या मतलब होता है, अगले में लगा के लिखो, रिसोर्सेस सैक्रिफाइस, resources sacrificed to get a thing is known as cost. Resources sacrificed to get a thing is known as cost. लिखा, बस इतना लिखना है अपन लोगों को। क्लियर बात है? बस अब अपन समझेंगे जितनी बातें लिखी है ना। हर्ष मुझे बताओ कि एग्जाम में इस कॉपी को ले जा सकते हम? तो सारी चीजें कहां पे सेट होनी चाहिए? माइंड में। क्लियर बात है? तो माइंड में सारी चीजें सेट करनी है, और सेट इस तरीके से होनी चाहिए, वो कंसेप्चुअली। कैसे होनी चाहिए? कंसेप्चुअली। दो बातें याद रखो, अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसा होता है, याद कर लो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको रट रहे हो। मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसा होता है, याद कर लो, तो इसका मतलब हम उसको रट रहे हैं। पर अगर आपको उसका लॉजिक पता है कि कैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, अगर हमें क्यों का आंसर मिल रहा है, तो ही हम कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्रू आउट द कॉस्ट मैं आपको एक सिंगल चीज ऐसे नहीं बोलूंगा कि ऐसा होता है, मैं आपको हर चीज का लॉजिक दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर बात है? लोग क्या करते हैं, मटेरियल चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं, बच्चा क्वेश्चन कर लेता है। लेबर चलो कर रहा है, कुछ फॉर्मूले लिख दिए, क्वेश्चन कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। पर मैं आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा कभी भी, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक फॉर्मूलाज, कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। जिस दिन आपको चीजें बनाने आ गई तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। डन बात है? तो मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? कॉस्ट अकाउंटिंग। लोगों के अकॉर्डिंग चैप्टर हो सकते हैं 15, पर मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? कॉस्ट। क्लियर बात समझी? तो पर उसी पे फोकस करेंगे। क्लियर बात है? तो हमें बिल्कुल कंसेप्चुअली जाना है। कैसे जाना है? कंसेप्चुअली। तो पहले मुझे बताओ, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका नाम क्या बेटा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरा नाम करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले मैं बात करूंगा अकाउंटिंग की, इसके बाद करूंगा अकाउंटिंग। क्या होती है? ठीक है, और कुछ? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। क्या हमें डिफरेंस पता है? नहीं, तीनों आंसर सही नहीं है। तुम्हें पता है आईसे मार्क्स ऐसे नहीं देगा, आईसे को पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए ना। मतलब दुनिया में किसी के पास दिल हो सकता है, आईसे के पास नहीं। आईसे बोलता भैया तुमने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है तो मैं मार्क्स दूंगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं दूंगा। क्लियर बात समझ में? इसलिए देखो 12th जैसे एग्जाम में लोगों के 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं। अकाउंट छोड़ो, वहां तो इकोनॉमिक्स और बीएसटी में आ जाते हैं, पर सीए में 100 नंबर लाके दिखाए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या अलग है? कंसेप्ट। अकाउंट्स तो 11th 12th में ही पढ़ रहे हैं, सीए में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पर हमारे पूरे मार्क्स नहीं आ रहे। लॉजिक क्या है? सिर्फ हम कंसेप्चुअली नहीं आ रहे। आईसे हमसे क्या चाहता है हमको ये पता ही नहीं है ना। तो हमें वही चीज समझनी है। एक्चुअली में अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी तीनों अलग अलग होती है। जब मौका मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के बारे में जो बातें बोलूंगा ना, ये सारी बातें सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसका कोई पात्र काल्पनिक नहीं है। क्लियर बात है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द, बस खत्म, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर बात है? अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज। बिजनेस की लैंग्वेज। मुझे बताओ, क्या हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं? क्या पढ़ सकते हैं हम उसको? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर बात है? आपको हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर बात है? इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। पर अभी मैं आपके सामने रशियन बोलने लग जाऊं तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही नहीं है।
बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग। मतलब जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो अकाउंट्स को देख के उसे पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। जैसे हम लैंग्वेज को सर समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स को पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है और बोला जा सकता है। जैसे आप मेरी फीलिंग समझो, मेरी भावनाएं समझो कि जीबीडी सर क्या बोल रहे हैं, उसी तरीके से हम अकाउंट्स को देख के समझ जाते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज, हम सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल, क्लियर बात है? ये मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं ना, मुझे बताना हर्ष ये क्या चीज है, बताओ ये क्या चीज है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? समझ में आया? यहां पे सबसे पहले क्या लिखते बताओ? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टीचर ने बोला होगा लेस कर देना परचेज रिटर्न, टीचर ने बोला होगा डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो, यहाँ पे टीचर ने बोला सेल्स लिख दो, लेस कर देना सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस आ जाएगा जीपी। कैसे पता? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हमारी लैंग्वेज है। आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से पूछ लो कि उसको पता होगा क्या? नहीं पता। ये क्या है बताओ? कैसे पता? लैंग्वेज है हमारी। यहाँ पे इनकम आएगी, यहाँ पे एक्सपेंस आएंगे, सही है क्या? सही है क्या? नहीं नहीं, गलत है। इधर एक्सपेंस आते इधर इनकम आती है यार। ये लैंग्वेज है हमारी। क्या है हमारी? लैंग्वेज। इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड, इनकम ज्यादा है तो और एक्सपेंस ज्यादा है तो कैसे पता? लैंग्वेज है। क्या है ये हमारी? लैंग्वेज। क्लियर बात है? बताओ ये क्या चीज है? बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे कैसे पता? लैंग्वेज हमारी। आज आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से पूछ लो क्या उसको पता है क्या? नहीं पता ना। कंसेप्ट क्लियर है? बताओ ये मैंने क्या लिखा? नहीं नहीं, क्या लिखा है? डेबिट और क्रेडिट। कैसे पता? ये हमारी लैंग्वेज, वरना लोगों बोलते डॉक्टर और कंपाउंडर। नहीं पता? अब मैं आपको भी बताऊंगा हर्ष, डीआर का मतलब डेबिट नहीं होता, सीआर का मतलब क्रेडिट नहीं होता। पता है बात? डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। क्या होता है? डेबिट। और सीआर का मतलब क्या होता है? 99% स्टूडेंट को डाउट होता है, वो सोचते हैं डीआर मतलब डेबिट। एक्चुअली क्या स्कूल से फीड किया हुआ माइंड में। ये पता आपको? पता है फाउंडेशन का नाम पहले क्या हुआ करता था? सीपीटी। सीपीटी का मतलब कपट, सीपीटी मतलब कपट। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, छल कपट प्रेजेंट षड्यंत्र होता था हमारे अगेंस्ट। वहां पे क्वेश्चन आया भैया डीआर स्टैंड्स फॉर, और ऑप्शन दे देगा डेबिट रिकॉर्ड, और बच्चे के माइंड में सेट है डे वन से डीआर मतलब डेबिट, टिक करके आगे मार्कशीट मांगे बदतमीज। समझ रहे मेरी बात? हमें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। आप समझो डेबिट में तो डीई, डीबी, डीआई, डीटी होना चाहिए था ना, हार आ रहा है यार डेबिट रिकॉर्ड। आप समझो हम सीए कर रहे हैं, बीए नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू बी चार्टेड अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट को अकाउंटिंग नहीं आए, लज्जा की बात है। और मेरे सब्जेक्ट नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में तो बात करूंगा ना मैं, मेरा हक है, मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। बात समझ में? क्योंकि देखो मेरा मानना है कि एग्जाम में 2 नंबर कम आ जाए पर नॉलेज पूरी होनी चाहिए, कि जब अपन किसी के सामने बैठे तो अपन उसको बता सके देख भैया तो पूछ क्या पूछ, मेरे को सब आता है। और एक कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने कंसेप्चुअली पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ? कंसेप्चुअली। तो बताओ डीआर का मतलब क्या, सीआर का मतलब कैसे पता चला? क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। बात है अकाउंट्स के पप्पा कौन? फादर ऑफ अकाउंट्स लुकास पैसियोली। पैसे वाले नहीं, पैसियोली, लुकास पैसियोली। पता है कौन थे? मैथमेटिशियन। सोचो एक मैथ के बंदे ने कॉमर्स बना दी, अकाउंट्स बना दी, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछोगे ना डीआर मतलब डॉक्टर, सीआर मतलब कंपाउंडर। दुर्भाग्य लोग अकाउंट्स को रट लेते हैं कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, याद कर लो, एंट्री तक रट लेते कॉमर्स के स्टूडेंट्स। पता है बात? एंट्री तक रट लेते हैं, अकाउंट्स को रट लेते हैं, क्रॉस क्रॉस खेलते हैं, जो डेबिट में वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो क्रेडिट में वो डेबिट में आ जाएगा। अकाउंट से एंट्री बना रहे, रिजल्ट क्या है? बदतमीज। आईसीए मार्क्स ही नहीं दे रहा ना। क्या पता है आईसीए को सीए नहीं चाहिए, आईसीए को अच्छे सीए चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर बात समझ? तो अपना मानना है, बताओ रट के पढ़ेगी कंसेप्ट के साथ पढ़े, नो डाउट एग्जाम पास करना है, पर नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना यार। बात समझ रहे हो? तो बंद उसी नॉलेज के लिए बात कर।
फिर बात है, तो बताओ अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसी तरीके से अकाउंट्स को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। अकाउंटिंग को समझाया क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करूंगा अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। अकाउंटिंग कितने टाइप की, आंसर आएगा दो। कितने टाइप की? दो। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बताओ अकाउंटिंग कितने टाइप की? दो। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वापस बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर बात है। अब मुद्दे की बात आती है, सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैं बात करूंगा, देखो ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है इसमें हम अकाउंटिंग करते हैं असेट्स की, लायबिलिटीज की, इनकम की और एक्सपेंस की। किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज होती है, आंसर क्या आएगा? चार। कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और इनके साथ कितने काम होंगे? दो काम, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर बात है। और दो जगह होती है, पी&एल और बैलेंस शीट। दिन बात है। वापस बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज होती है? चार। कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। और दो काम, डेबिट और क्रेडिट। और दो जगह पी&एल और बैलेंस शीट। क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा? इनकम और एक्सपेंस से क्या निकलेगा बेटा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस। और असेट्स और लायबिलिटी को एक शीट में रिकॉर्ड करते हो, शीट को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी ना, 100% श्योर है। चलो वापस बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज होती है? चार चीज। कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। और दो काम, डेबिट और दो जगह पी&एल और बैलेंस शीट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना। बताओ इनकम और एक्सपेंस को कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। और असेट्स और लायबिलिटीज कंफर्म हो? कंसेप्ट क्लियर है? 100% मैं बना रहा हूं पी&एल अकाउंट। टीचर ने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया क्या भैया? लिखना सबसे पहले एक्सपेंस टू सैलरी 100 रुपए, ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग 20 रुपए, तो 120। सीखा है क्या? टीचर ने बताया आउटस्टैंडिंग को ऐड करना, प्रीपेड को लेस करना। सीखा है? डन बात है। मुझे आंसर दो बेटा, आउटस्टैंडिंग क्या होती है? असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। लायबिलिटी पे करना है ना, और असेट्स और लायबिलिटी कहां शो होते हैं? तो ये पी&एल में क्यों आया? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए, मैं तो नहीं करवाता, मैंने तो कभी भी नहीं करवाया। क्लियर बात है। और आंसर 120 ही आएगा। क्लियर बात है। पर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है ना। हमने इसको रट लिया कि आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दो, प्रीपेड को लेस कर दो, प्लस माइनस। बताओ मैथ में होते कि अकाउंट्स में होते? मैथ्स में होते हैं, और हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। एक सच्चा अकाउंटेंट कभी प्लस माइनस नहीं करता। मेरे कहने में मत मानो, अपने पास फोन है ना, मोबाइल फोन। इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गए तभी तो नाम है स्मार्टफोन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, आपको प्लस माइनस मिलेगा ही नहीं। होता ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता तो हमको ये गलत चीजें क्यों सिखाई जा रही है? बात समझ में? आपने बोला आउटस्टैंडिंग से लायबिलिटी, और लायबिलिटी असेट जाएगी बैलेंस शीट में, इसका मतलब पी&एल में नहीं आना चाहिए था, और फिर भी हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में तो माहौल बना हुआ है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो माहौल बना हुआ है। ठीक है, अपन भी अकाउंटिंग सीखेंगे, और आप देखना मैं आपको सिंगल प्लस माइनस नहीं करवाऊंगा। प्रॉपर अपन क्या खेलेंगे? डेबिट और अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होगा, प्लस माइनस कहां पे होता है? मैथ्स में। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम लोग। क्लियर बात है। इसका मतलब हमें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। अभी तक जो पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आगे अपन को कंसेप्चुअली पढ़ना है। बोलो सर नो? क्लियर बात है। सीए इंटर की औकात होती है भैया, कोई छोटा मोटा एग्जाम थोड़ी ना है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ही होती है। फाउंडेशन तो चलो जैसे तैसे निकल गया, इंटर नहीं निकल पाता। रीजन क्या है? रट्टाफिकेशन। क्योंकि आईसीएम ने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर लिया। वो पूछेगा कंसेप्ट बेस्ड पेपर, बच्चा पढ़ता रहता है, चीजों को रटता रहता है, मॉड्यूल को रट लिया, ये क्वेश्चन रट लिया, फॉर्म रट लिए, और कुछ भी नई चीज आगे वहां माहौल बन जाए। तो अपन को कैसे जाना पड़ेगा? बिल्कुल कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। एक एक चीज का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले हमारे पास आंसर होना चाहिए। डन बात है। तो मुझे वापस से बताओ, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? दो। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज होती है? चार चीज। कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। कितने काम होंगे? दो काम, डेबिट और क्रेडिट। और दो जगह पी&एल और बैलेंस शीट। पी&एल और बैलेंस शीट। क्लियर बात है। इनकम और एक्सपेंस से क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और असेट्स और लायबिलिटी को शीट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। क्लियर बात है। और सुनना,
P&L और बैलेंस शीट को बना रहे हैं अपन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्या निकाल रहे हैं अपन, समरी तो निकाल रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं हमने। ये अकाउंट क्या है, रिपोर्ट ही तो है। अकाउंट क्या है, रिपोर्ट है। ये कॉपी क्या है, तुम्हारी रिपोर्ट ही तो है, जिसमें तुम अकाउंट्स के कॉस्ट के बारे में लिख रहे हो। क्लियर बात है, ये अपनी रिपोर्टिंग तो है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, मैंने एक रिपोर्ट बनाई। बैलेंस शीट बनाई, ये भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में असेट्स लायबिलिटी है, इस रिपोर्ट में इनकम और एक्सपेंस है। तो इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग। P&L और बैलेंस शीट को बनाने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग। और ये रिपोर्टिंग मैंने किसके लिए की है, फाइनेंस के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर बात है। इसलिए आपको बताऊं, सीए फाइनल में अकाउंट्स का नाम बदल के हो गया एफआर। सीए फाइनल में अकाउंट्स का नाम क्या है, एफआर, मतलब फाइनेंशियल। तो नाम कैसे पड़ा, क्या बात समझ में आई। क्लियर बात है। P&L और बैलेंस शीट को बनाने को क्या बोलते हैं वर्ड में, रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग फाइनेंस की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी ना। अब मेरी बात सुनना, हर्ष आपको कितना आता है ये आपको पता है ना, आपको कितना आता है ये आपको पता है ना। आप कितने पानी में हो, या हम कितने पानी से ऊपर हैं, हम कितने ब्रिलियंट हैं, या कितने एवरेज स्टूडेंट हैं, हमको पता है ना। दुनिया को कैसे बताएं, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए ना। बात समझ में आई। तो मुझे बताओ, हमने जो ये रिपोर्टिंग की है, P&L और बैलेंस शीट जो बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है, दुनिया के लिए बनाई है, दुनिया के लिए, बाहर वालों के लिए। अरे भाई मुझे तो पता ही है ना कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। अरे भाई अंबानी जी धंधा कर रहे हैं, तो अंबानी जी को तो पता है कि उनके बिजनेस में कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। इन शॉर्ट उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अंबानी जी को पता है ना। दुनिया को कैसे बताएं, इसलिए रिपोर्ट बन रही। तो ये रिपोर्ट बताओ, हमने हमारे लिए बनाई है, बाहर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए। और बाहर वालों को बोलते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। क्या कंसेप्ट क्लियर है। आपको एक एक चीज लॉजिकली आना पड़ेगा, मैं लिखवा दूं बोल दूं याद कर लो, ऐसा होता है वो गलत है। क्लियर बात समझ में। तो मुझे बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो किसके साथ डील करती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के साथ डील करती है। किसके साथ डील करती है। सर आपको तो सारी चीजें पता है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, बाहर वालों को क्यों बताना है। क्योंकि हम जब अपने रिपोर्टिंग को बाहर वाले लोगों को डिस्क्लोज करेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स होगा वो डिसीजन लेगा हमारे P&L को, बैलेंस शीट को देख के कि भैया इनको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस हो रहा है, ये सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो वो डिसीजन लेगा कि हमें इनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, उसे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट होगा। क्या इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट चेक करेगी इनके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो जीप भर के आएंगे और टैक्स लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, टैक्स। तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है ना हमारे बिजनेस में। एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट होगा, अरे भाई नया एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आना चाहता है, तो पहले वो ऑर्गेनाइजेशन की जांच पड़ताल तो करेगा ना। मैं जॉब ले लूं भैया, पता चला वहां पर तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, कहां से तनख्वाह देंगे मेरी यार, फंस जाएंगे। तो एम्प्लॉय को भी इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, पता करो यार। बात समझ में आई है। लेंडर्स, सप्लायर्स, वो माल सप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे क्रेडिट हिस्ट्री कैसी हमारी, हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अरे हम सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, डेटा क्रेडिटर्स को टाइम से पेमेंट लेते देते हैं कि नहीं देते, तभी तो माल देगा, बोले सुनो। क्लियर बात है। तो वो सब ये डिसीजन किसके थ्रू लेंगे बेटा, इन रिपोर्टिंग के थ्रू। क्या कंसेप्ट क्लियर। तो बताओ ये रिपोर्टिंग हमारे काम की, बाहर वालों के काम की, बाहर वालों की। अरे अपन को तो पता ही है ना हमको कितना आता है, और जो मार्कशीट आएगी वो बताएगी बाहर वालों को, देख भैया हमने कुछ कर दिखाया, हमने कुछ कर दिखाया। हमको तो पता ही है, पर दुनिया को दिखाने के लिए तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट क्लियर है। वापस से बताओ, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितनी चीज, कौन कौन सी, कितने काम, दो, डेबिट और क्रेडिट, दो जगह P&L और बैलेंस शीट को बनाने को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। फाइनेंस के लिए की तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये हमारे काम की कि बाहर वालों के काम की। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसका डील करती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के साथ। देन बात है, कंसेप्ट क्लियर है। दूसरी अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट। मुझे बताओ हर्ष, हम किसको मैनेज कर सकते हैं, बाहर वालों को या घर वालों को। बाहर वालों को तो हक ही नहीं ना हमारा, हम किसको मैनेज कर सकते हैं, घर वालों को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ डील करेगी, घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ। तो इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग। क्या बोलेगा हम इसको, इंटरनल रिपोर्टिंग। क्लियर बात है। बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद इंटरनल रिपोर्टिंग। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपॉइंट होते हो,
तो आपको वहां पे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी एसेट्स की, लायबिलिटीज की, इनकम की, एक्सपेंस की, और वो रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी बाहर वालों के लिए। तो आप कर रहे हो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। क्या कर रहे हो आप? पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जाते हो तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर बात समझ में आई? घर वालों को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे इंटरनल रिपोर्टिंग। क्लियर बात है? तो बताओ दोनों अकाउंटिंग एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। एक बाहर वालों के लिए बात कर रही है और एक घर वालों के लिए बात कर रही है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? मुझे बताओ मैं दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस क्यों सिखा रहा हूं? आपको पता होना चाहिए। वी आर गोइंग टू बी चार्टेड अकाउंटेंट और हमको दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर बात है? कंसेप्ट क्लियर है? और एक और लॉजिक बताता हूं मैं आपको। आपने कभी बीआरएस पढ़ा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बना था? कैश बुक का बैलेंस दिया होता था, पासबुक का बैलेंस दिया होता था, रिकंसाइल करते थे, डिफरेंस आता था, कुछ ऐसे ऐसे खेलते थे बचपन में ना। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, रिकंसाइल क्यों करते थे? कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आता था, अलग अलग आता था, इसलिए हमारा जी घबराता था और उसके लिए रिकंसाइल करते थे हम लोग। क्लियर बात समझ में? भाई हमारे अकॉर्डिंग बैंक पे पैसा होना चाहिए 1 लाख, बैंक वाले बोल रहे 10,000, हार्ट अटैक आ जाएगा ना यार, तो हमें रिकंसाइल करना पड़ता। सेम हमारे एक टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में, रिकंसिलेशन। हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट होगा, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा, तो उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो रिकंसाइल करने के पीछे कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो आपको पहले दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंसेस तो पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंसेस ही नहीं पता तो फिर रिकंसिलेशन आपको रटना पड़ेगा। फिर टीचर बोलेगा ये ऐड कर लो, ये लेस कर दो, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो टीचर को गालियां दिया। समझ में आई? और एडजस्ट करना ही नहीं अपन को, तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए बता कंसेप्चुअली जाना अपन। कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं आपको डे 1 से दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या समानता है और क्या असमानता है, कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेज है, वो क्लियर लेके चलेंगे। क्लियर बात है? तो वापस बताओ, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसका डील करेगी? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के साथ, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करेगी इंटरनल रिपोर्टिंग के साथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज? 4। कितने काम? 2। कितनी जगह? 2, P&L और बैलेंस शीट। 2 काम डेबिट और क्रेडिट, 4 चीज असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। क्या कंसेप्ट क्लियर है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डन बात है? आपको पता है हमारे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, अभी भी आंसर दिया आपकी नजरों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास। कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर बात है? और अकाउंटिंग कितने टाइप होते हैं? 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ इंटरनल रिपोर्टिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइप क्या है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब जाके हमारे सब्जेक्ट का नाम जस्टिफाई है। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका ओरिजिन कहां से हुआ वो भी तो पता होना चाहिए आपको। बात समझ में? तो बताओ हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड, तो कॉस्ट किसका पार्ट है? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट थोड़ी ना। वापस से मैं बताऊंगा, अकाउंटिंग 2 टाइप की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करेगी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के साथ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करेगी इंटरनल रिपोर्टिंग के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दोनों ही सीए इंटर में है। क्लियर बात समझ? और दोनों के पापा कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों के पापा कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 टावर, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर बात है? तो अब मुझे बताओ, मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग या इंटरनल रिपोर्टिंग? इंटरनल रिपोर्टिंग। हम बाहर वालों के लिए लायबल है, घर वालों के लिए लायबल है? हमें घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया?
पक्की बात है, तो माइंड में क्लियर रखना। बताओ ये कौन से अकाउंटिंग है? इंटरनल अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग है? इंटरनल अकाउंटिंग। हमें इंटरनल लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। आगे चलते ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। हालांकि बहुत सारे डिफरेंस होते थे इनके अंदर कि तुम रेवेन्यू एक्सपेंस हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इनमें डिफरेंस होते थे। क्लियर बात है? और बच्चा उनको याद भी करता था। पर मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बातें बताऊंगा। ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे इनकर्ड होते हैं वो रेवेन्यू, और जो इरेगुलर बेसिस पे इनकर्ड होते हैं वो कैपिटल। मतलब जो रोजमर्रा के जीवन में एक साल में कई बार होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू, और जो कई सालों में एक आध बार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल। दूसरी बात, रेवेन्यू का बेनिफिट हमको सेम पीरियड में मिल जाता है और कैपिटल का बेनिफिट आने वाले सालों तक मिलता है। क्लियर बात है? बेस्ट एग्जाम्पल, आपने मोबाइल फोन लिया, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर बात है कि कई सालों में एक आध बार लेते हैं ना, और इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। पर मोबाइल का हर महीने रिचार्ज करवा लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, और 1 महीने रिचार्ज कराएंगे तो बेनिफिट 1 महीना, 2 महीने रिचार्ज कराएंगे तो बेनिफिट 2 महीना, तो सेम पीरियड में बेनिफिट मिल रहा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन बात है? कोई कहना हमने एक कार ले ली, क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर कार का पेट्रोल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। घर में टीवी लगवा ली, टाटा स्काई लगवा लिया, कैपिटल। पर टाटा स्काई का हर महीने रिचार्ज करवा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन बात है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमने घर में गैस चूल्हा ले लिया और हर महीने सिलेंडर रिफिल करवा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन बात है? तीसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड के साथ क्या लगा बताओ? रेवेन्यू की कैपिटल है, मतलब ये एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर तो, पर इसमें एक नेचर कैपिटल का होता है। कौन सा नेचर? कि हमें बेनिफिट आज के साथ साथ आने वाले सालों तक मिलेगा, तो ये बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू। क्या बन जाता है? कोई एग्जांपल याद है इसका? नहीं, एडवर्टीजमेंट अपन करवाते तो उसका बेनिफिट आज भी मिलता है और आने वाले सालों तक भी। कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी नहीं। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आज भी मिलेगा और आने वाले सालों तक, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू। क्या हो गया ये? डेफर्ड रेवेन्यू। क्लियर बात समझ? तो बेसिक एग्जांपल क्लियर है? ये तो हो गया एक्सपेंडिचर का एक तरीका। मैंने एक्सपेंडिचर को कितने पार्ट में बांटा? 3। कौन कौन सा? रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू। कोई बोले एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होते हैं, आंसर क्या आएगा? 3, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू। ये एक तरीका था एक्सपेंडिचर को देखने का। अब मेरा एक्सपेंडिचर को देखने का नजरिया बदलेगा। क्या बदलेगा? नजरिया। नजरिया जानते हो? हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव। क्लियर बात समझ में? जैसे मैं आपको बात करूं, भगवान कृष्ण की बात करूं, भगवान कृष्ण माखन चुरा के खाते थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया? माखन चोर। बात तो कृष्ण भगवान ही कर रहा हूं, पर देखने का क्या बदला? नजरिया। भगवान मुरली बजाते थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया? मुरलीधर। क्लियर बात समझ में? नजरिया बदल गया ना। बात तो कृष्ण भगवान की कर रहा हूं। एक बार रण छोड़ के भग गए थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रणछोड़दास। भगवान कृष्ण का ही नाम है। क्लियर बात समझ में आई? बात समझ? तो बात तो मैं भगवान कृष्ण की कर रहा हूं, पर हर बार मेरा देखने का क्या बदला? नजरिया। तो क्या नजरिया बदलने से कंसेप्ट बदल जाएगा क्या? तो सेम चीज, मैं बात तो एक्सपेंडिचर की ही करूंगा, पर मेरा देखने का क्या बदलेगा? नजरिया। एक नजरिया था रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू। आज मैं दूसरा नजरिया बोलूंगा, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। बोलो, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब मर गया कि जिंदा है? मर गया। क्लियर बात है? मर गया तो वो कहां जाएगा बताओ? शमशान में। मर गया तो कहां जाएगा? शमशान में। और अनएक्सपायर्ड का मतलब बताओ, मर गया कि बच गया? बच गया तो हम घर पे जाएंगे, शमशान में जाएंगे? घर। तो ऐसे अकाउंट्स में एक शमशान है, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। और घर का नाम क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट। क्या नाम होता है? बैलेंस शीट। कंसेप्ट क्लियर है? एक्सपायर्ड मतलब जिसका बेनिफिट मिल चुका है या मिलना बाकी है। जिसका बेनिफिट मिल गया वो एक्सपायर्ड, और जिसका बेनिफिट मिलना बाकी है वो अनएक्सपायर्ड। मरने के बाद जाके शमशान में, शमशान का नाम क्या?
कुछ माहौल बन गया। हाँ भाई, जिसका बेनिफिट मिल गया उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायर। और बेनिफिट मिलना बाकी है तो अनएक्सपायर। बेनिफिट मिल गया इसका मतलब वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद कर जाएंगे शमशान में, और अकाउंट्स के शमशान का नाम पी एंड एल, और जो बच के वो जाएंगे घर, घर का नाम बैलेंस शीट। मुझे बताओ, भगत सिंह का जितना बेनिफिट मिलना था देश को मिल चुका है ना, वो कौन सी आइटम है बताओ? एक्सपायर्ड क्या अनएक्सपायर्ड? एक्सपायर्ड। कहां जाएंगी? पी एंड एल में। कहां जाएंगी? पी एंड एल में। महात्मा गांधी बताओ, एक्सपायर्ड क्या अनएक्सपायर्ड? उनका जितना बेनिफिट मिलना था मिल चुका है ना, शमशान में गई पी एंड एल में। जेबडी सर अनएक्सपायर्ड, मेरा बेनिफिट लेना बाकी है, तो मैं बैलेंस शीट का क्या कंसेप्ट क्लियर है? तो बताओ एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड। अनदर क्लासिफिकेशन कितने टाइप का? 2, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। जिनका बेनिफिट मिल गया वो एक्सपायर्ड, बेनिफिट मिलना बाकी तो अनएक्सपायर्ड। क्लियर बात है? अब देखो ध्यान से समझना, हम लोगों ने एक प्लांटर मशीनरी एक्वायर की है। एक्वायर का मतलब खरीदना। कितने की खरीदी हमने? 1 लाख रुपए की। मुझे बताओ, प्लांटर मशीन रोज खरीदते? कभी कभी, कभी कभी। और बेनिफिट आज ही मिलेगा और आने वाले सालों तक। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर बात है? ये लो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डाउट इसमें? अब मुझे बताओ जल्दी से, प्लांट मशीन को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। प्रॉफिट की बात की लॉस की बात? उस लॉस को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मैंने माना भैया 10% लगेगा, तो बताओ 1 लाख का 10% कितना? 10,000। कितना हो गया? 10,000। सब क्लियर है? डन बात है? मुझे बताओ प्लांट मशीनरी कितने की थी? 1 लाख। कितने की बची? कितने की बची? 90,000। तो कितने से खत्म हो गई? 10,000। ये खत्म हो गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपायर्ड। क्या बोलेंगे? एक्सपायर्ड। और ये बची तो इसको क्या बोलेंगे? अनएक्सपायर्ड। मरने के बाद कहां जाएगी? शमशान, शमशान का नाम। और ये बच गई कहां जाएगी? घर, घर का नाम बैलेंस शीट। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत हो ना? तो बताओ, जब आपने बचपन में पीएनडल बनाया था तो टीचर ने बोला ना पीएनडल लिख दो टू डेप्रिसिएशन। क्या लिखा? दो टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लिखते थे? 10,000। क्यों लिखते थे बताओ? उसका बेनिफिट मिल गया कि मिलना बाकी है? मिल गया, वो एक्सपायर्ड हो गया, मरने के बाद जाएगा शमशान में, शमशान का नाम पीएनडल। और 90,000 का बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये बैलेंस बच गया अनएक्सपायर्ड, तो ये जाएगा बैलेंस शीट। डन बात है? कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी ना? चलो आगे चलते हैं। हमारी कंपनी में एक पर्सन काम करता है, मिस्टर झंडू। मिस्टर झंडू, नाम ही झंडू है। हम उसको पगार देते हैं 1,000 रुपए पर मंथ। 1,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने उसने काम किया साल भर, तो कितना पेमेंट देना चाहिए? 12,000। पर वो हमारे पास आया एक दिन और उसने बोला सर ऐसे 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 मुझे नीड है, मुझे आप 13,000 रुपए दे दो। तो हमने उसको 13,000 दे दिए। मुझे बताओ सैलरी कितना पे हुआ? पे कितना हुआ ये बताना? 13,000। कैसे पे किया बेटा मैंने? 1,000 इंटू 13। कितना पे कर दिया? 13,000। बताओ सैलरी रेगुलर पे करते हैं ना, और 1 महीने सैलरी दूंगा तो बेनिफिट? ऐसा तो नहीं 1 महीने की सैलरी की जिंदगी भर काम कराओ। 2 महीना सैलरी दूंगा तो 2 महीना। तो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन बात है? कोई दिक्कत थोड़ी ना? कंसेप्ट क्लियर है? मुझे बताओ अकाउंटिंग कितने महीने के लिए करते हैं? 12 महीने या 13 महीने? 12 महीने। क्लियर बात है? तो सैलरी नाम का एक्सपेंस, सैलरी नाम का एक्सपेंस कितना होगा बेटा? 1,000 इंटू 12। ये कितना हो गया? 12,000। और 1 महीने का मैंने एडवांस दिया, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी प्रीपेड। क्या बोलते हैं? सैलरी प्रीपेड। तो बताओ जल्दी से, ये प्रीपेड कितने मंथ का होगा? 1,000 इंटू 1 कितना हो गया? 1,000। अब मुझे बताओ सैलरी का पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट कितना हुआ? 13,000। उसमें से एक्सपायर्ड कितना है? 12,000। अनएक्सपायर्ड कितना है?
1000। 12 महीने तो उसने काम कर लिया ना, वो बेनिफिट मिल चुका है, और बेनिफिट मिल चुका है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सपायर्ड। और मरने के बाद जाएंगे शमशान में, तो शमशान को क्या बोलते हैं, पी&एल। और 1000 का बेनिफिट मिलना बाकी है। हमने पेमेंट तो कर दिया बट अभी तक काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है, अनएक्सपायर्ड। ये बच गया, कहां जाएगा, घर में। याद है, इसलिए टीचर बोलते थे पी&एल को टू सैलरी 13,000 और प्रीपेड को क्या कर दो, लेस। तो पी&एल में 12 ही आता ना बेटा, और प्रीपेड नाम की सैलरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाती। डन बात है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत होनी है। एक और एग्जांपल लूंगा। हमने एडवर्टीजमेंट कराया 1 लाख रुपए का, कितने करवाया, और मैंने बोला कि इस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो उनको मिलने वाला है 5 साल। तो बताओ बेनिफिट हर साल कितना मिलेगा, 20,000। तो पहले साल बेनिफिट कितना मिला, कितना बेनिफिट मिलना बाकी है, 80,000। तो ये क्या था, एक्सपायर्ड, और ये क्या था, तो मरने के बाद कहां जाएंगे, पी&एल, और बच गए तो बैलेंस शीट। याद आ रहा है कुछ, कंसेप्ट क्लियर है। अगले साल कितना एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड 60, फिर वापस से 20, फिर 40, फिर 20, फिर 20, फिर 20, और फिर सुपड़ा साफ। पढ़ा है ना सर, क्या कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट है? तो बताओ ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर था, डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि इसका बेनिफिट आने वाले साल का। अब मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू हो, वो एक्सपायर्ड भी हो सकता है, अनएक्सपायर्ड भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? ये 1 लाख का एक्सपेंडिचर था, इसमें एक्सपायर्ड कितना था, 10, अनएक्सपायर्ड कितना था। ये 13,000 का एक्सपेंडिचर था, इसमें एक्सपायर्ड कितना था, 12, अनएक्सपायर्ड कितना था, 1000। ये 1 लाख का एक्सपेंडिचर था, एक्सपायर्ड था 20, अनएक्सपायर्ड कितना था, 80। तो एक्सपेंडिचर चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, डेफर्ड रेवेन्यू हो, वो फर्दर एक्सपायर्ड भी हो सकता है और अनएक्सपायर्ड। डन बात है, कंसेप्ट क्लियर है। और कॉमन सेंस के साथ बताना, दिल पे हाथ रख के। जब टीचर ने बचपन में पी&एल अकाउंट बनाना सिखाया था, तो पी&एल में क्या आता है, इनकम आती है, एक्सपेंस आते हैं, दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, बताओ एक्सपेंडिचर आता है कि एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस आते हैं। पी&एल में क्या आते हैं, एक्सपेंस। क्लियर बात समझ गई? अब मुझे बताओ पी&एल में 1 लाख आएगा, 10,000 आएगा, 90,000 आएगा, 10,000। मैं लिख रहा हूं तो तुम बोल रहे हो। 13 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, 12,000। बहुत बढ़िया। 1 लाख आएगा, 20,000 आएगा कि 80,000 आएगा, 20,000। क्लियर बात है? इसका मतलब ये सारी बातें, ये सब क्या है, एक्सपेंस है ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक होते क्या, अलग अलग होते हैं। एक्सपेंडिचर तो 1 लाख था, एक्सपेंडिचर तो 13,000 था, एक्सपेंडिचर तो 1 लाख था, पर एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड हो गया, क्या हो गया, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते उसको? तो लोगों को बहुत गलत फहमी, लोग सोचते हैं एक्सपेंडिचर एक्सपेंस एक है, पर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों एक ही के, अलग अलग है। और एक्सपेंडिचर तो कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है, और एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड हो गया उसे बोलेंगे एक्सपेंस। सर क्यों ज्ञान दे रहे हो एक्सपेंस, क्यों ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान क्यों दे रहा हूं ना, समझो। एक सब्जेक्ट का नाम क्या हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ में आ गई। अब बात करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है बताओ, मैंने प्लस नोशनल, इसको छोड़ दो भी। कॉस्ट का मतलब क्या है, तो जब तक आपको कॉस्ट का मतलब ही समझ में नहीं आएगा, क्या आप कॉस्टिंग पढ़ सकते हो? कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है, तब जाके कॉस्ट पे आऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि डे 1 पे चैप्टर चालू करा दे, नहीं, पहले कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए। बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस प्लस नोशनल आइटम। नोशनल आइटम बाद की बात है, वो भी सिखाऊंगा। अभी समझो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस। तो पहले मैं एक्सपेंस का मतलब पता होना चाहिए ना। तो बताओ एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक ही अलग अलग। एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। डन बात है, समझ में आ गया। बस बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है हर्ष, राधे राधे बेटा।